Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन एक बहुत ही आसान चैप्टर में से एक है। अगर आपने मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स में से केमिकल काइनेटिक्स देखा है, ठीक है, हालांकि केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आ जाती है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इन द सेम वे इस चैप्टर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल्स काफ़ी कराऊंगी। जैसे जैसे हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम इस चैप्टर के करते जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपका फेवरेट चैप्टर भी बन सकता है। और न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में रहेंगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पार्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टॉपिक्स में तो बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस, नाम से ही पता चल रहा है कि सॉल्यूशन जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज़ में, लिक्विड फेज़ के अंदर आएगा। जब भी हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करते हैं, एवरीडे लाइफ की बात करते हैं, तो ऐसा बहुत ही रेयरली होता है, बहुत ही कम होता है कि हम बिल्कुल एक्सट्रीम एक ही टाइप के प्योर सब्सटेंस से डील करें। हम लोग क्या करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स से डील करते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के होमोजीनियस मिक्सचर्स से डील करते हैं जिन्हें हम सॉल्यूशंस कहते हैं। तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस के प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो जाएं मिक्सचर बनाने के लिए, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस whose composition can be varied with certain limits। composition उसकी चेंज हो सकती है। अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बनता है और वो दो चीज़ें क्या क्या होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर बनाती हैं क्या, सॉल्यूशन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई हमेशा सॉल्यूट आपका एक ही होगा, सॉल्वेंट आपका एक ही होगा। ठीक है, सॉल्यूट आपके दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, सॉल्यूट हमारा नॉर्मली क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट हमारा जो है वो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। सॉल्यूट हम उसे कहते हैं जिसे हम डिज़ोल्व कर रहे होते हैं। सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्लास पानी है, पानी में मैंने एक चम्मच चीनी मिलाई, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट, और चीनी क्या हो जाएगी, सॉल्यूट। अब मैं ऐसा कर सकती हूँ कि उसी ग्लास में, जिस ग्लास में पानी के अंदर मैंने एक चम्मच चीनी मिलाई, मैं एक चम्मच नमक भी उसी में मिला दूँ, तो नमक क्या है, नमक भी सॉल्यूट है। बट अब इसमें सॉल्यूट कितने हो गए मेरे, दो, एक शुगर और एक सॉल्ट, चीनी और नमक। ठीक है, मैं चाहूँ तो उसी के अंदर ग्लूकोज भी मिला सकती हूँ, मैं चाहूँ उसी के अंदर सुक्रोज भी मिला सकती हूँ। तो सॉल्वेंट के अंदर एक से ज़्यादा जो है सॉल्यूट पाए जा सकते हैं। जब हमारे पास एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, ठीक है, तो ये दोनों मिलके जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, बाइनरी का मतलब ही दो होता है, बाई मीन्स टू। तो एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, ये दोनों आपस में मिक्स होकर सॉल्यूशन बना रहे हैं और उस सॉल्यूशन को हम क्या कह रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अब ऐसा नहीं है, जैसे मैंने तो आपको एग्जांपल दिया कि मैंने पानी के अंदर चीनी मिलाई, तो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका सॉल्वेंट वाटर ही हो।
अल्कोहल भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी के अंदर भी आप किसी को भी डिज़ोल्व कर सकते हो। तो ऐसा कतई नहीं है कि सॉल्वेंट हमेशा हमारा पानी ही रहेगा। सॉल्वेंट कैन बी एनीथिंग, सॉल्यूट कैन ऑल्सो बी एनीथिंग, ठीक है। बट जब हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है, जब हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है, तो उस समय जो वो सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो उन सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन हमें कब मिलता है? एक्वस सॉल्यूशन हमें तब मिलता है जब हमारा सॉल्वेंट क्या हो, पानी, वाटर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ सीखी कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जिसको कॉम्पोजिशन वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन दो चीज़ों से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसे डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, सॉल्वेंट जिसके अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है। सॉल्यूट हमें जनरली लेस अमाउंट में मिलता है, सॉल्वेंट हमें जनरली लार्ज अमाउंट में मिलता है। अगर हमारे पास एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट है तो उनके सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, बट अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन वो बनाते हैं उन सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों में से किसी को डाउट नहीं होगा। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है। सॉल्यूशन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या काम आता है। देखिए, अगर आसान शब्दों में मैं कहूँ तो सॉल्यूशन हर जगह है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है, जिस कंपनी में क्रीम बनाना है, ठीक है, तो क्रीम में बहुत सारी चीज़ें डलेंगी। क्रीम बनाना है, शहद बनाना है, कोई भी साबुन बनाना है, शैम्पू बनाना है, कंडीशनर बनाना है, कोई भी चीज़ अगर हमें बनानी होती है तो उसमें एक चीज़ नहीं डलती है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। तो कोई भी चीज़ कितने अमाउंट में डल रही है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी करना, अमाउंट को स्टडी करना, ये चीज़ हमें सॉल्यूशन चैप्टर सिखाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एलॉयज़ की, तो एलॉय कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं कहूँ कि चलो लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं, ठीक है, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कुछ दिनों बाद लोहे में जो मैं खाना बना रही हूँ उसके हार्मफुल केमिकल मेरी बॉडी के अंदर जाके कितनी बीमारियाँ पैदा भी करने लग जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टील के बर्तनों में, ठीक है, या सिल्वर के बर्तनों में खाना बनाते हैं, या एलॉय जो होते हैं, ठीक है, नॉन स्टिक पैन वगैरह हो गए, हालांकि उनका भी रिव्यू अब अच्छा नहीं आता है। टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं तो कहते हैं उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट कहने का मतलब क्या है कि एलॉय जो है, जब हम एलॉय बनाते हैं तो उससे मेटल की या प्योर मेटल के कंपैरेटिवली बर्तन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है और टॉक्सिसिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से हम मान लीजिए कोई इंजेक्शन लगाना है, तो इंजेक्शन में जो दवाई भरी जा रही है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे डोज अगर ज़्यादा या कम हो जाता है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर साबुन बनाना है, आपको पता है कि साबुन क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, है ना, सोडियम के फैटी एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट होते हैं। तो बेस से हम उसे बना रहे हैं। अब बेस आपको पता है अगर बेसिक कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे स्किन को जला सकती है। बट जो हम फेस वॉश यूज़ करते हैं या जो साबुन घरों में यूज़ करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि नहाने लगे और उससे हमें एलर्जी होने लग गई। उस साबुन को अलग अलग वैरायटी के लोग यूज़ करते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के लोग यूज़ करते हैं और वो हर टाइप के लोगों को सूट भी कर जाता है। तो किस अमाउंट में हम चीज़ों को डाल रहे हैं साबुन को बनाते समय कि वो किसी के भी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में। और सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है कंपाउंड्स का। तो चीज़ों को मिक्स कर करके ही हम नई चीज़ बना रहे हैं, तो वो भी सॉल्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन में मैंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं
जो आपके MCQ में पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपको ये पता होना चाहिए ब्रास, जर्मन सिल्वर और ब्रॉन्ज ये किस किस के मिक्सचर होते हैं, एलॉयज होते हैं। ब्रास तो सभी को पता है कॉपर और जिंक का होता है। जर्मन सिल्वर आजकल बहुत पेपरों में पूछा जाने लग रहा है, तो आप इसका खास ध्यान रखें कि ये कॉपर, जिंक और निकल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, काफ़ी पूछते हैं जर्मन सिल्वर। ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। फिर उसके बाद है फ्लोराइड आयन। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये बताने के लिए आपको कि एक ही चीज़ सिर्फ उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे करने से उसका फंक्शन कैसे चेंज हो जाता है। अगर हम फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन पानी के अंदर 1 ppm ले रहे हैं तो वो टूथ डीके से बचा रहा है, मतलब दांतों को डिग्रेड होने से बचा रहा है, दांतों की सेफ्टी का ध्यान रख रहा है। बट अगर 1 ppm से हमने कंसंट्रेशन कर दी 1.5 ppm क्या होता है अगर किसी को नहीं पता है तो ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास लाइक जैसे सॉल्वेंट तो बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट बहुत कम है। मतलब जब भी सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एटमॉस्फेयर कितना बड़ा है ना, तो हमारे पास मान लीजिए दिल्ली में प्रदूषण हुआ, दिल्ली में पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो गया। अब एटमॉस्फेयर तो कितना बड़ा है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दिल्ली का है या सिर्फ इंडिया का है, पूरे के पूरे जो भी यूनिवर्स है उस पूरे यूनिवर्स के अंदर एटमॉस्फेयर है। पर अगर मुझे सिर्फ ये पता करना है कि दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन कितना है तो मैं उसको ppm में मेजर करूँगी। अगर मान लीजिए घरों में म्यूनसिपाल्टी का पानी आ रहा है तो म्यूनसिपाल्टी का जो पानी सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, वो कितने बड़े भारी मात्रा में हो रहा है और उसके अंदर क्लोरीन वो लोग मिलाते हैं, है ना। क्लोरीन क्या करता है, जर्म्स को किल करने का काम करता है। तो क्लोरीन का कंटेंट कितना है वो ppm में देखा जाएगा। वैसा नहीं कि पानी के अंदर ले दबादब क्लोरीन मिला देते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। तो बहुत कम मात्रा रहती है क्लोरीन की। तो सॉल्यूट की क्वांटिटी जब बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो वहाँ पे हम चीज़ों को ppm में मेजर करते हैं। तो म्यूनसिपाल्टी के पानी में कितना क्लोरीन मिला हुआ है वो भी हम ppm में मेजर करेंगे। हम समुद्र से कुछ सैंपल ले आए हैं वाटर का, उसके अंदर हम किसी चीज़ का कंटेंट चेक कर रहे हैं तो वो भी हम ppm में करेंगे। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। तो यहाँ पे बता रखा है कि फ्लोराइड आयन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 ppm रहती है तो दांतों को ये डीके होने से बचाता है। अगर 1.5 ppm हो गई तो वो टीथ को क्या कर देता है, कलर्ड कर देता है, पीला पीला कर देगा दांतों को। और अगर उससे भी ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन हम फ्लोराइड आयन की यूज़ करते हैं 1.5 से भी ज़्यादा, तो वो जहर का काम करता है। चूहे मारने की जो दवा होती है दैट इज़ सोडियम फ्लोराइड, तो वहाँ पे फ्लोराइड जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1.5 ppm से ज़्यादा रहता है। अगर उसे हम खा ले तो हम भी मर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी चूहे मारने की दवाई नहीं खानी है, बिकॉज वी आर नॉट चूहास। अच्छा, थर्ड पॉइंट है सॉल्यूशंस ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शंस should have the same ionic concentration as that of the blood plasma। तो जो इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं उनमें जो सॉल्यूशंस भरते हैं दवाइयाँ वगैरह, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी वैसी ही होनी चाहिए जो ब्लड प्लाज्मा की होती है, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ये टेबल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन एक ज़रूर मिलेगा बोर्ड के अंदर। ठीक है, स्कूल में तो मिलेगा ही मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है, स्पेशली नीट के एग्ज़ाम में आपको यहाँ से सवाल मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान सी टेबल है। आपको क्या करना है, सॉल्यूट का कॉलम बनाना है। कैसे लिख लो, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉल्वेंट का कॉलम बना लो,
3 बार सॉलिड, 3 बार लिक्विड, 3 बार गैस। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में देखो क्या है, सॉलिड जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, तो सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो, बहुत आसान सी है। एग्जाम्पल्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सॉलिड इन सॉलिड, जब सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड है, तो इसका एग्जाम्पल होते हैं एलॉयज़, ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, और भी बतेरे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो जो आपको लगे आप लिख सकते हैं। फिर है लिक्विड इन सॉलिड, जब सॉल्यूट आपका लिक्विड हो और वो सॉलिड के अंदर आ जाए, जैसे कि हाइड्रेटेड सॉल्ट में आपने सुना होगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, है ना, CuSO4.5H2O, Na2CO3.10H2O, तो ये सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट के एग्जाम्पल्स हैं। फिर इसी में आपका सोडियम अमलगम भी आ जाता है। अमलगम वर्ड हम मरकरी के लिए यूज़ करते हैं जब वो मेटल के साथ आ जाता है। सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, आप यहाँ पे चाहें तो जिंक अमलगम भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, गैस इन सॉलिड, तो जैसे हम ये वाला एग्जांपल करते हैं ना, जब डबल बॉन्ड में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, तो वो अल्केन बनाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो कैटलिस्ट का सरफेस होता है उस पे हम वेपर के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस को और इथीन गैस को, या जो भी अल्कीन है उसके वेपर्स को पास कराते हैं, और फिर ये कैटलिस्ट अपने सरफेस पे उन्हें एब्जॉर्ब करके सरफेस रिएक्शन कैरी आउट कराते हैं। तो ये उसी का एग्जांपल लिखा है, H2 इन पैलेडियम, डिजॉल्व्ड गैसेज इन मिनरल्स, बहुत सारे हम मिनरल और निकालते हैं, है ना, जिसमें से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो उसमें भी बहुत सारी डिजॉल्व्ड गैसेज रहती है, जैसे SO2 रहेगी, CO2 रहेगी, ऑक्सीजन भी रहेगी। तो ये आपका एक इस तरीके से एक पार्ट हो गया इसका। फिर सेकंड पार्ट क्या है इसका, ये वाला, जैसे कि सॉलिड इन लिक्विड, कोई सॉलिड लिक्विड में डिज़ोल्व हो, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है चीनी या नमक का पानी में घुल जाना, उसमें मिलाना। फिर है लिक्विड इन लिक्विड, दो लिक्विड को मिलाना, जैसे इथेनॉल इन वाटर, पैग वगैरह बनाते हैं, है ना, तो मीथेनॉल या इथेनॉल इन वाटर। और फिर उसके बाद है गैस इन लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या है, कोल्ड ड्रिंक हो गई हमारी, सोडा वाटर हो गया, शैम्पेन हो गई, जो भी बेवरेजेस वगैरह होती हैं तो उनमें गैसेस रहेंगी, ऑक्सीजन भी वाटर के अंदर रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड वाला जो है हमारा सॉलिड इन गैस, जब सॉलिड गैस में आ जाए, तो आपने छोटी क्लासेस में देखा भी है, कुछ साइंस के बुक में पिक्चर में एग्जाम्पल के तौर पे बताया होता है, एक कंटेनर ले लो, फिर उसमें आप आयोडीन रख दो, डिफ्यूजन टॉपिक जब समझा रहे होते हैं, तो थोड़ी देर में हमें दिखाई देगा कि आयोडीन के वेपर्स जो हैं वो फैल गए हैं, पूरा कंटेनर जो है वो कलर्ड हो गया है ना, तो वो आयोडीन के वेपर्स जो हैं वो पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाते हैं, एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो वो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। फिर है, एक्चुअली मैं काफ़ी ना कई हफ्तों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने 2 वीक वीडियो भी नहीं बनाई थी, तो आज भी एक्चुअली में मुझे थोड़ा सा बोलने में तकलीफ़ हो रही है। मैं जितना ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रही हूँ उतनी मेरी सांस फूल रही है, तो इसलिए आज थोड़ा सा आपको लग भी रहा होगा मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से। एक्चुअली अंदर से मैं थोड़ा क्या काफ़ी फिट फील नहीं कर रही हूँ, तो इस वजह से हो सकता है आज आपको लगे कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस मेरी डाउन है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आज का टॉपिक खैर ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें आपका कुछ लॉस होगा अभी तक हमने जितना किया। फिर है लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्या है, जब लिक्विड आ जाए गैस के अंदर, यानी कि ह्यूमिडिटी इन एयर। तो ह्यूमिडिटी इन एयर में जैसे आपने देखा है बारिश के दिनों में मॉइस्चर आ जाता है एटमॉस्फेयर में, है ना,
तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस का ह्यूमिडिटी इन एयर। क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस। फिर उसके बाद है गैस इन गैस, इसका तो बढ़िया सा एग्जाम्पल है एयर। एयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, है ना। तो ये टेबल आप ज़रूर ध्यान रखें और इस टेबल को आप हल्के में ना लें। यहाँ से आपको एक सवाल ज़रूर मिल सकता है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके इसे अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है कॉन्सेंट्रेशन। आपको ये समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। कॉन्सेंट्रेशन हमें बताता है सॉल्यूट का अमाउंट, कि सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन किससे डील करता है कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। अब अमाउंट को स्टडी करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम ये भी स्टडी कर सकते हैं कि वो कितने ग्राम में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हमने ये देखा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में कितना है 1 लीटर के अंदर, तो हम उसे नाम दे देंगे स्ट्रेंथ का। जब हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को स्टडी करेंगे वॉल्यूम के अंदर, तो हम उसे नाम दे देंगे मोलैरिटी का। जब हम मोल्स को स्टडी करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी के अंदर, तो उसे नाम दे देंगे हम मोलैलिटी का। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन, ये सब कंसंट्रेशन को ही स्टडी करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रूप हैं। क्या बता रहे हैं ये? कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। अब वो अमाउंट भी अलग अलग रूपों में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो बहुत ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कंसंट्रेशन क्या है। मैं पूछूंगी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फटाफट बोल देते हैं C=N/V। हालांकि कुछ तो ये भी नहीं बोलते हैं ठीक है। बट आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर या सोल्यूशन के अंदर। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को ही पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है परसेंटेज। जैसे कि हम नंबर्स की परसेंटेज निकालते हैं, है ना, कि हमारी कितनी परसेंटेज आई 10th में, हमारी कितनी परसेंटेज आई 12th में। तो परसेंटेज को हम कैसे निकालते हैं कि हमने कितने नंबर स्कोर किए अपॉन में टोटल नंबर इनटू में 100, यही करते हैं हम। इन द सेम वे यहाँ पे जब हम मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं तब भी हम यही करते हैं। कितना मास आया अपॉन में टोटल मास कितना था इनटू 100, कितनी वॉल्यूम आई, टोटल कितनी वॉल्यूम थी इनटू 100, ठीक है। तो अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज को 2 पार्ट में हम स्टडी कर सकते हैं, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। जब हम बात करते हैं मास परसेंटेज की, तो हम इसमें लिखेंगे गिवन मास या मास ऑब्टेन्ड, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। गिवन मास ग्राम में अपॉन में टोटल मास, ये भी ग्राम में, इनटू में 100, ठीक है। इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वॉल्यूम परसेंटेज की, तो वॉल्यूम परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं V/V से सॉरी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम ml में डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू में 100, ठीक है। एक ना W/V भी होता है, तो W/V में आप क्या करोगे, गिवन मास जितना दे रखा है ग्राम में अपॉन में टोटल वॉल्यूम ml में और इनटू में 100। पर वो मुझे लगता नहीं है आप कभी मतलब डील करने का आपको मौका मिलेगा। नॉर्मली तो आपसे
यही पूछे जाएंगे। वॉल्यूम परसेंटेज भी कम ही पूछा जाएगा, मास परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लो, फिर इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, 12th के लिए एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं हमेशा से कहती हूँ, तो इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है इन्होंने, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालनी है बेंजीन की और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अगर 22 ग्राम बेंजीन जो है वो डिज़ोल्व किया गया है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे मास परसेंटेज। अच्छा, मास परसेंटेज क्योंकि हम निकाल रहे हैं तो टोटल तो होता ही 100% है। अगर 100% में से किसी एक का मैंने निकाल लिया है तो दूसरे का मैं 100 में से माइनस करके निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मास परसेंटेज अगर हम निकालें बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है, तो बेंजीन का मास कितना दे रखा है 22, और टोटल मास हम कितना करेंगे 22 प्लस में 122 इंटू में 100, तो ये कितना आ गया 22 डिवाइडेड बाय 144 इंटू में 100, तो यहाँ से आपका आ जाएगा मास परसेंटेज बेंजीन का। फिर आप अगर चाहें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का 100 में से माइनस भी कर सकते हैं, और मैं फॉर्मूले के एक्सप्रेशन में भी लिख देती हूँ, जिसे जैसे कंफर्टेबल हो वो वैसे कर सकता है। तो इसमें हो जाएगा, इसका मास कितना दे रखा है 122 डिवाइडेड बाय टोटल मास 144 इंटू 100, तो इसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, या इसका जो आए उसे 100 में से माइनस करके भी इसका निकाल सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 डिवाइड बाय 144, 2 पे काट रही हूँ मैं, 11/72 आ गया। 72 को डिवाइड करते, 72 से डिवाइड करते हैं 11 को, कट नहीं रहा है, 0.72, 10 में से 2 गए 8, 3 0 7 पंजे 35 होता है, 10 7 पंजे 35 और 36, 7 या 21, 7 2 पे जाएगा, 4 7 दूनी 14, 144। ठीक है, बहुत है इतना, तो ये आ गया आपका 0.152, आगे कुछ और भी आ रहा होगा, इंटू में 100, तो ये आपका आ गया 15.2%। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 15.2% आया, दूसरे वाले का निकाल सकते हैं आप 100 में से माइनस करके, तो 84.8 जाएगा, है ना। 100 माइनस 15.2, 5 गए 4, 9 में से 84.8, 8% कुछ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, मे बी हो सकता है कि भाई जैसे अगर मैं एक और डिजिट का आंसर निकालती, राउंड ऑफ कर देती, तो यहाँ 85 भी आ सकता था, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो क्या आ रहा है, या 100 में से माइनस करके भी देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।